में चल रहे थे जिसमें पॉलिटी में हम लोग देख रहे थे जो सेक्शन आज आपका कंप्लीट हो जाएगा और वो हम लोग टॉपिक चल रहे थे हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो हम लोग जो चल रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं ये कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग पूरे सुनेंगे इससे और संविधान की विशेषताएं आज कंप्लीट होने के बाद अगले दिन आपका इससे रिलेटेड जितना भी पढ़े हैं भाग, अनुसूची, विशेषताएं, इन सभी से टेस्ट राउंड होगा अगले क्लास में। टेस्ट होने के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे हमारे संविधान की प्रस्तावना और प्रस्तावना जब पढ़ा देंगे तो हमारा पढ़ाने का पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे। फिर एक एक भाग करके आपको पढ़ाएंगे, भाग 1, भाग 2 अपने ऑटोमेटिक हम लोग का बढ़ते जाएगा। 22 भाग तक पढ़ेंगे, पॉलिटी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए संविधान की विशेषताओं में हम लोग पिछले क्लास में जो देखे थे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि हमारे संविधान की सबसे पहली विशेषता है कि भारत का संविधान विश्व का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आपको पूछा जाएगा यहाँ पे 2-3 चीज कि वर्ल्ड का पहला लिखित संविधान किस देश का है। तो वर्ल्ड में पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो भारत हो जाएगा। और सबसे बड़ा लिखित संविधान इसीलिए है क्योंकि हमारा जिस समय संविधान बना था उस समय 8 अनुसूची थे, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। तो हमारे संविधान में 8 अनुसूची वर्तमान में आपको बताए हैं हमारे 12 अनुसूची हैं, 22 भाग आपको बताए हैं वर्तमान में हमारे 25 भाग है, लेकिन यह 25 संख्यात्मक है, मूल रूप से 22 ही है। और 395 आर्टिकल अनुच्छेद है जिसको अब धीरे धीरे कई संविधान में जुड़ते चले गए और लगभग 465 अनुच्छेद तक की चर्चा वर्तमान समय में। और इतने अनुसूची, इतने भाग, इतने अनुच्छेद वर्ल्ड के किसी संविधान में नहीं है, इसीलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके बाद अगर हम चर्चा चले तो नेक्स्ट आते हैं हमारे संविधान की विशेषताएं। तो अगली नंबर बहुत महत्वपूर्ण विशेषता हम लोग देखते हैं। हमारा संविधान एक जगह से नहीं लेके इसके लिए हम लोगों ने इसके विभिन्न स्रोत का प्रयोग किया है। हमारे संविधान के लिए विभिन्न स्रोत का प्रयोग किया गया है। स्रोत भी आपको डिटेल पढ़ा चुके हैं, इस पर भी आपका टेस्ट होगा। तो हमारे संविधान के लिए विभिन्न स्रोत रहे हैं। हमारे संविधान निर्माता प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी ने भी साफ कहा कि भारत का संविधान विश्व के सभी संविधान को छान कर तैयार किया गया है। आलोचक ये कहते हैं कि भारत का संविधान कॉपीराइट है, इधर उधर से चुराया हुआ है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। कॉपीराइट रहता तो एक ही देश के सब चीज खींच लेते। विभिन्न देशों से छानकर भारत के लिए जो हमारे अनुकूल थे उन सभी को हम लोग एक जगह किए हैं। इसीलिए भारत का संविधान विश्व के सभी संविधान को छान कर तैयार किया गया है। ये विभिन्न स्रोत में इसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे। इंपॉर्टेंट आप लोग अपने खुद से बता देंगे कहां से क्या लिया गया है। अमेरिका से आपको बताया है, मुख्य रूप से हम लोग अमेरिका से ही सीखे लिखित संविधान बनाना। अमेरिका से ही नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए। अमेरिका से ही हम लोग देखे थे और भी चीज जो पिछले क्लास में आपको समझाए थे। मौलिक अधिकार के साथ साथ उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति के रूप में होगा, अमेरिका से ही हम लोग लिए थे। तो अमेरिका से मुख्य रूप से हम लोग देख लिए, लिखित संविधान लिए, मौलिक अधिकार लिए, उपराष्ट्रपति का पद जिस रूप में अभी भारत में है अमेरिका से ही हम लोग इसको लिए। इसके बाद आपको समझाए थे ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए। जल्दी जल्दी बता दीजिए, जो इंपॉर्टेंट है 2-4 हम लोग चर्चा कर ले। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए, जल्दी से बता दीजिए। आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, केवल अभी एक रिवीजन कर रहे हैं कि भारत के संविधान में कई स्रोत लिए गए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग क्या लिए, जल्दी से समवर्ती सूची। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 चीज आपको बताए थे कि ऑस्ट्रेलिया से, एक तो समवर्ती सूची हम लोग लिए। समवर्ती सूची का मतलब है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में ये राज्य के कानून के जगह केंद्र के कानून मान्य होंगे। ये ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिए। और दूसरा, प्रस्तावना की भाषा। देखो राकेश जी प्रस्तावना केवल लिखे हैं तो गलत हो जाएगा, रजनीश जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना में जो भाषा है ये भाषा हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। बाकी प्रस्तावना कहां से लिए हैं, जल्दी बता दीजिए। प्रस्तावना कहां से लिए हैं, जल्दी बताइए। प्रस्तावना कहां से लिया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया है। वेरी गुड। प्रस्तावना हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। बहुत सुंदर। कुछ और देश आपको बताए थे, एक इंपॉर्टेंट हम लोग बात कर लें, आयरलैंड। और आपको बताया थे कि हम लोग अपने संविधान में आयरलैंड से क्या लिए हैं, ये सभी लोग को मालूम है। जल्दी से बता दीजिए, आयरलैंड से हम लोग क्या लिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राज्य के नीति निदेशक तत्व, वेरी गुड। इसके वर्मा जी भी देखिए सबसे पहले बताए। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो आप देख रहे हैं ये हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। आयरलैंड से एक चीज और लिए थे, जल्दी से बता दीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार होगा, ये भी हम लोग आयरलैंड से ही लिए थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो निर्वाचक मंडल से होगा, ये भी हम लोग आयरलैंड से ही लिए थे। चलिए, बहुत बढ़िया। और ऐसे आपको हम समझा चुके हैं ये डिटेल में। अब बताओ जल्दी से, आपातकाल का प्रबंधन कहां से लिए, जल्दी बता दीजिए।
आपातकाल जो हमारे देश में घोषणा होता है, ये आपातकाल का प्रबंधन हम कहां से लिए? वेरी गुड, जर्मन के वाइमर गणतंत्र का जो संविधान था, इसी जर्मन से हम लोग ये आपातकाल का अपबंध लिए हैं। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का है। और विभिन्न स्रोतों में सबसे ज्यादा कहां से लिया गया है? हमारे संविधान में सबसे ज्यादा भाग किसका लिया हुआ है? तो आपको बता दिए थे, भारत शासन अधिनियम 1935। वेरी गुड, इसके प्रमाण बिल्कुल सही बताया। भारत शासन अधिनियम 1935 से हम सबसे ज्यादा यहाँ पर सिस्टम अपने संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दूसरी विशेषता है, भारत के संविधान विश्व के अन्य जितने भी संविधान थे उसको छान कर तैयार किया गया है। और कई जगहों से हम लोग देखे थे, 60 लगभग देश से हमारे संविधान की जो बात आई थी वो हम लोग समझ गए। अब जल्दी से ये बता दीजिए, हमारा भारत का संविधान कैसा है? का संविधान लचीला है। बताइए जल्दी से, भारत का संविधान कठोर है या लचीला है? क्या लगता है? का संविधान कठोर है या लचीला है? लचीला को ही हम लोग नम्यता कहते हैं, और कठोर को अनम्यता कहते हैं। नम्यता के साथ है या अनम्यता है, कठोर है या लचीला है? बढ़िया, हमारे बहुत बढ़िया, दोनों में कई लोग बता रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है। कठोर और लचीला दोनों। कठोर थोड़ा सा भी गलती किए तो कोई भी टाइम नहीं लगाते डांटने में, और लचीला जरूरत पड़ने पर कोई पैसा देके मदद भी करते हैं। दोनों है। ये कैसे है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ये कठोर और लचीला कहने का सेंस है कि क्या जो हम संविधान दिए हैं, लिखे हैं, मूल रूप से इसको हम बदल सकते हैं? तो यस, हमारे संविधान संशोधन की बात हमारे भाग 20 में अनुच्छेद 368 में चर्चा किया गया है। पिछले क्लास में भी भाग 20 समझाए थे कि 20 आ गया तो जहर आ गया, संशोधन की जरूरत है। और ये 2 से 3 दूना 6 2 8 पे चर्चा आपको किए थे। हमारा अनुच्छेद 368 से तय होता है हमारा संविधान कैसा है। अंबेडकर जी ने बहुत बारीकी ढंग से, अमेरिका में संविधान को बदलना बहुत कठोर है, वहीं ब्रिटेन वगैरह कई देश में एकदम लचीला है। और हम लोग कहने का सेंस है कि भीमराव अंबेडकर जी ने देखा कि जो आसान उपबंध है, एकदम नॉर्मल सिस्टम है, उसको केवल रखे कि आसानी, इसके लिए सरकार जब चाहे बदल सकती है, उसको सामान्य बहुमत की आवश्यकता होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसको बदलने के लिए केवल सामान्य बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से उसे बदला जा सकता है। और कुछ प्रावधान ऐसे भी होंगे बहुमत के साथ साथ, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य की सहमति आवश्यक होगी। देखो, ये लचीला और कठोरता को जो दिखा रहा है, हम अभी समझा रहे हैं, बढ़िया से सुनिए। पहला नंबर आपने क्या सुना? कुछ अन्य बहुमत से बदल सकते हैं। अंबेडकर जी की क्या बात है, उन्होंने तो 368 में दे दिया कि जो लोग चुन के आओगे उनको पावर है। कोई चीज तुम्हें लगे कि हम संविधान के अनुसार नहीं चल सकते या संविधान मेरे अनुसार से नहीं चल सकता, तो तुम उसमें संशोधन कर सकते हो, ये तुम्हें पावर है। ये अनुच्छेद 368 है। अब इस संशोधन के लिए उन्होंने बनाया 3 बात। यहीं से कठोरता और जो लचीला है दोनों पता चलता है। कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो एक सामान्य बहुमत का मतलब है आधे से अधिक, 50% + 1, ये सामान्य बहुमत होता है। जो कोई प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनको लोकसभा में सामान्य बहुमत होगा, तभी बनेंगे। तो कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री की इच्छा पर है, वो जब चाहेंगे संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि उस आधा 50% + 1 सीट रखे हैं, तभी प्रधानमंत्री बने हैं। और सामान्य बहुमत उनके पास है, आधे से एक आध ज्यादा लोग जैसे ही पारित करेगा वो पारित हो जाए। ऐसे भी किए कि ऐसा तो प्रधानमंत्री जो चाहेगा सब बदल देगा। तो कुछ विषय वस्तु को ऐसा भी रखा गया, विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत। 2/3 को विशेष बहुमत कहते हैं। 3 आदमी में 2 आदमी सपोर्ट करना चाहिए। और समझ सकते हो कि इसको हम परसेंटेज में अगर बदले तो 66%, यहाँ 51% था। इसको विशेष बहुमत बोलते हैं। मतलब सत्ताधारी, विपक्ष के भी कुछ लोग अगर शामिल होंगे तब वो पारित होगा। तीसरा फिर ये भी है, विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य के विधानसभा से भी पूछिए, आधे से अधिक राज्य भी सहमति देता है, तब उसको आप बदल सकते हैं, नहीं तो नहीं बदल सकते। इसका मतलब जो विशेष बहुमत, आधे से अधिक राज्य, ये सबसे खतरनाक है। ये करना बहुत टफ काम है। और ये दिखाता है कि हमारा संविधान कठोर है, तुरंत हम लोग नहीं बदल सकते। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एकदम लचीला है, जब चाहेंगे बदल देंगे। और इसीलिए हम अपने संविधान को नम्रता और कहते हैं, कठोर और लचीला दोनों कहते हैं। तो हमारे संविधान की नेक्स्ट विशेषता भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। में एक और विशेषता देखते हैं, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है।
हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष कहने का सेंस है, पहले हमारे मूल संविधान में कहीं भी अंबेडकर जी ने धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहीं यह व्याख्या नहीं किया कि हम धर्मनिरपेक्ष होंगे। धर्मनिरपेक्ष कहने का सेंस है कि हमारे राष्ट्र का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। कोई व्यक्ति, ये उनके स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार में अंबेडकर जी ने बताया, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द की व्याख्या कहीं भी हमारे संविधान में नहीं था। इसको हमारे प्रस्तावना में अलग से धर्मनिरपेक्ष शब्द को ऐड किया गया। और आप सभी लोग जानते हैं, संविधान संशोधन से 1976 में ये हमारा धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। आपसे कभी भी पूछेगा कि धर्मनिरपेक्षता कहां पे है, तो प्रस्तावना में है। ये 42वें संविधान संशोधन से 1976 में हम लोग ऐड किए और इसके उद्देश्य एक ही है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म को एक भाव से देखेंगे। हमारे राज्य का, राष्ट्र का कोई एक राष्ट्रीय या राजकीय धर्म नहीं होगा। कोई व्यक्ति किसी मौलिक अधिकार में सब बातें चलेंगे, तो ये धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की विशेषता है। अगला नंबर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे संविधान कहता है कि हमारे भारत देश में वयस्क मताधिकार होगा। वयस्क मताधिकार करने का मतलब क्या है? जो भी व्यक्ति वयस्क हो चुके हैं, कुछ हो, चाहे कोई भी रुपया पैसा रखे हो, चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, सभी को समान मत देने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो 2 वोट डालेगा, गरीब है तो 1 वोट डालेगा। सभी एक ही वोट डालने का अधिकार होगा। और चाहे वो कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, धन के आधार पर, कोई छटेगा नहीं। तो सोचो, जाति, लिंग, धर्म, धन सभी को बराबर किया गया, ये सबसे बड़ी विशेषता है। और आप जानते हो, जिस समय संविधान हमारा बना, वयस्क करने की आयु क्या थी, वोट देने की आयु क्या थी? जल्दी बता दीजिए लिख के। जिस समय हमारा संविधान बना, उस समय वयस्क का मतलब कितने साल के व्यक्ति को वयस्क कहा जाता होगा? जल्दी से। वेरी गुड, रजनीश जी, मनीष जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमारा संविधान बना तो 21 वर्ष जिनका होता था, उन लोगों को हम लोग वयस्क मानते थे। 21 साल या उससे अधिक हो गया तो उनको वयस्क माना गया। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 61वें संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 से ध्यान रखना, 61वें संविधान संशोधन ये 1988 में हुआ। 88 के पहले 21 साल वाले को ही वयस्क मानते थे, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा वयस्क 21 साल की जगह 18 साल को ही हम लोग माने। और 1988 से लगातार चला आ रहा है कि 18 वर्ष या उससे अधिक के जो भी व्यक्ति है, उन्हें 1 वोट देने का अधिकार है। वयस्क मताधिकार की हमारी संविधान की विशेषता है। तो हम लोग देख लिए कि पहले 21 वर्ष को वयस्क मानते थे। ये 61वें संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। 1988 के द्वारा 18 वर्ष से या 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी व्यक्ति को वयस्क मताधिकार में 1 वोट देने का अधिकार शामिल किया गया। तो हमारे संविधान की जो विशेषता है, उसमें आप वयस्क मताधिकार 61वें संविधान संशोधन 1988, 21 से घटाकर 18, इतना दिमाग में सेट रखेंगे। हम लोग फिर देखें, बिल्कुल राजीव गांधी, बिल्कुल सही जवाब आपका है। अब हम लोग इसमें देखते हैं हमारे संविधान की विशेषता क्या है। तो हमारे संविधान की विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है सभी जो हमारे देश के निवासी हैं, उन्हें भारतीय होने का, भारत के होने का एक पहचान पत्र दिया जाता है, चाहे वो आधार कार्ड के माध्यम से हो या वोटर कार्ड के माध्यम से हो। और एकल नागरिकता में प्रावधान किया जाता है कि वो देश के किसी भी राज्य में घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, उसको कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। देश के सीमा के अंदर कोई राज्य का व्यक्ति किसी राज्य में जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है। ये एकल नागरिकता की विशेषता होगी। अगला नंबर हम लोग देखिए, बहुत अच्छी विशेषता है। हमारा अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, संघात्मक व्यवस्था की ओर इशारा करता है। संघात्मक का मतलब हमने बताया था कि जिसमें बंटवारा हो जाए, वो संघात्मक है। और सबसे पहला संघात्मक व्यवस्था अमेरिका ने स्थापित किया। इसमें 2 तरह के प्रावधान होते हैं, एक राज्य के हेड होते हैं, एक केंद्र के हेड होते हैं। और जहां राज्य के अपने हेड हो, केंद्र के अपने हेड हो, तो इसको संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। और भारत ने भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाया। लेकिन हमने आपको बताया था कि भारत का ढांचा संघात्मक है, देखने में लगता है संघात्मक है, परंतु हम लोग एकात्मक की ओर झुकाव रखते हैं। हम लोग का झुकाव एकात्मक की ओर है। यानी भारत का जो संविधान है, इसका ढांचा संघात्मक है, लेकिन झुकाव एकात्मक की ओर है। एकात्मक क्यों? एकात्मक कहने का सेंस है एक जगह से कंट्रोलिंग। तो हम लोग यहाँ पे बताए थे, उस चीज को फिर से सुन लें। हम लोग सभी का एकल नागरिकता, ये बताता है एकात्मक व्यवस्था है। नहीं तो हम लोग का डबल नागरिकता का पहचान पत्र होना चाहिए था। राज्यपाल, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, जब चाहे मुख्यमंत्री का पद समाप्त कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। एकात्मक की ओर इशारा है। बड़े बड़े जो यूपीएससी से आते हैं, एसपी, डीएम, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी का पोस्टिंग होता है, राज्य पर उनका सबसे बड़ा नियंत्रण होता है। एकात्मक की ओर इशारा करता है। एकात्मक का मतलब होता है एक जगह से कंट्रोल होना। संघात्मक का मतलब है दोनों जगह से कंट्रोल होना। जो समवर्ती सूची और अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है,
टकराव होने की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा, ये एकात्मक का लक्षण है। इसका मतलब हमारा भारत का संविधान का ढांचा संघात्मक है, परंतु जो हम लोग का आत्मा, इसमें हम लोग देखें बॉडी संघात्मक है, आत्मा एकात्मक है, एकात्मक की ओर हम लोग का झुकाव। तो अब हम लोग यहाँ पर ये संघात्मक और एकात्मक की विशेषता भी हम अपने संविधान की विशेषता में समझ लिए। अब थोड़ा सा हम लोग और देखें, कहीं भी संघात्मक व्यवस्था होते हैं तो वहां निश्चित रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका होते हैं। वहां न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना जरूरी होता है, क्योंकि कभी भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति आ सकती है। और इसीलिए भारतीय संविधान में भी हम लोग विशेषता रखे हैं स्वतंत्र न्यायपालिका का। स्वतंत्र न्यायपालिका का विशेषता रखे हैं, मतलब न्यायपालिका बनाना आसान है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रधानमंत्री खुद से तुरंत हटा देगा, उसके लिए विशेष बहुमत का प्रावधान है, विरोधी दल की भी भूमिका होगी। जज साहब को कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता बनाने के बाद, और स्वतंत्र है, प्रधानमंत्री को भी पनिशमेंट दे सकता है। ये स्वतंत्र न्यायपालिका की हमारी विशेषता होगी। ये मुख्यमंत्री को भी जेल भेज सकता है, प्रधानमंत्री को भी जेल भेज सकता है। ये हमारे संविधान की विशेषता होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा करें, और इसके बाद हमारे संविधान की जितनी विशेषताएं थी आज कंप्लीट हो गया। अगला क्लास आपका टेस्ट का है, एक नजर पूरे बढ़िया से पढ़ के रहेंगे, और तब टेस्ट के बाद आपका संविधान की प्रस्तावना पढ़ाएंगे। प्रस्तावना जब समाप्त हो जाएगा तब आसान है, भाग से भाग 1, 2 ऐसे करके शुरू करेंगे। 22 भाग तक आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट खत्म हो जाएगा। आपको भी लगने लगेगा कि हाँ, अब धीरे धीरे पॉलिटी जिसको हम भारी समझ रहे थे एकदम आसान है। तो हम लोग जरा अब पूरे बढ़िया से सुने। हमारे संविधान में जर्मन से आपातकाल जो अभी देखे हैं, इस आपातकाल का प्रावधान किया गया है, ये विशेषता है हमारा। यानी हमारे यहाँ आपातकालीन प्रावधान है। ये आपातकालीन प्रावधान ये हमारे संविधान की विशेषता है, जो पिछले क्लास में आपको बताए थे। ये अनुच्छेद 352 से 360 तक में चर्चा किया गया है। तो आपातकालीन प्रावधान जो हमारे संविधान में है 352 से लेकर 360 तक, इसमें इमरजेंसी होने पर जैसे आपको मेन 3 पूछता है, 352, 356 और 360, ये तीनों सबसे ज्यादा परीक्षा में प्रश्न होते हैं। अभी भी सुना रहा है, फिर डिटेल में भी सुनेंगे। 352 में साफ हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि यदि किसी प्रकार का कोई बाह्य युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो राष्ट्रपति को पावर होगा कि अपने देश में इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल की घोषणा का मतलब है कि उसमें फिर राष्ट्रपति के पास बहुत ज्यादा पावर होंगे। सामान्य दिनों से अलग नियम कानून बन सकते हैं। कोई अंदर में भी आक्रमण हो जाए तो उस कंडीशन में आपातकाल की घोषणा हो सकती है। हमारे संविधान में 352 में लिखा हुआ है कि अगर आंतरिक अशांति हो जाए, मतलब अगर हमारे देश में अंदर अशांति फैल जाए, शांति न रहे, तो उस कंडीशन में भी आपातकाल की घोषणा, इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर हमारे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कर सकते हैं। और इस चीज का कई बार दुरुपयोग भी हुआ। युद्ध के दौरान सबसे पहले 1962 में जब चीन से लड़ाई हुई तो पहली बार 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। इंदिरा गांधी ने 1975-1976 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति शब्द का हवाला देते हुए, इंदिरा गांधी जब देखी कि काफी लोग हमारे खिलाफ चल रहे हैं, इलेक्शन आने वाला है, हम क्या करें, तो उन्होंने आंतरिक अशांति शब्द की घोषणा से, इसी शब्द से 1975 में इमरजेंसी लागू कर दिया था। बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो उसने पाया कि आंतरिक अशांति शब्द बड़ा खराब है, ये तो कोई चाहेगा तो आंतरिक अशांति शब्द का नाम लेकर के जब चाहेगा तब इमरजेंसी लगा देगा। तो मोरारजी देसाई ने 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द जो हमारे मूल संविधान में था उसको हटा दिए और उसके जगह एक नए शब्द दिए, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब कि अगर देश में शस्त्र के साथ, हथियार के साथ कोई विद्रोह कर देता है तब उस कंडीशन में ही इमरजेंसी की घोषणा हो सकती है। आंतरिक अशांति के नाम पर कोई इमरजेंसी की घोषणा नहीं कर सकते। यानी मूल रूप से हम लोग का आंतरिक अशांति शब्द था। इंदिरा गांधी इसका फुल फायदा उठाई, जो डिटेल में सुनोगे, उसी को समाप्त करने के लिए यह शब्द हटाया गया और इसके जगह शब्द लाया गया सशस्त्र विद्रोह। इस शस्त्रों के साथ विद्रोह होगा तब तो हम लगा सकते हैं इमरजेंसी। ऐसे आंतरिक अशांति कहने का सेंस कुछ है ही नहीं। जिसको जितना चाहेगा वो आंतरिक अशांति बोल करके इमरजेंसी लगा देगा। 356 अनुच्छेद सभी बच्चों को मालूम है। अनुच्छेद 356 में ये तब होता है जब राज्यपाल ये देख ले कि राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, संविधान ठीक से लागू नहीं हो रहा है, तो राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर वो राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है, मुख्यमंत्री को पद से हटा सकता है। यही अनुच्छेद 356 है। और अनुच्छेद 360, इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगर हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाए जिसमें लगने लगे कि रुपया पैसा हो सकता है हमारे यहां गड़बड़ स्थिति आ जाए, तो 360 का प्रयोग करके हम लोग वित्तीय इमरजेंसी लगा सकते हैं।
नियम बदल जाएंगे। कोई भी व्यक्ति बैंक से पैसा निकालने का जो इसमें नियम बनेगा कि कोई व्यक्ति एक दिन में 1,000 से ज्यादा नहीं निकालेगा तो नहीं निकाल सकता। कोई भी व्यक्ति अंतिम एक साल में 50,000 निकालेगा, भले उसके खाता में 20 लाख रहे, नहीं निकाल सकता। वित्तीय आपातकाल घोषणा होने के बाद इसके अनुसार से सिस्टम चलेंगे। तो ये सभी हमारे संविधान की विशेषताएं थी और संविधान की विशेषताएं आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगले दिन यानी कल आप लोग का पूरे इतने टॉपिक से टेस्ट होगा। पूरे पढ़ करके एकदम रेडी रखिएगा। टेस्ट में हम आपको पहले से लिख दें। टेस्ट में आप लोग को पहला संविधान की विशेषता होगी, जिसमें अनुसूची से क्वेश्चन होंगे, संविधान के भाग से क्वेश्चन होंगे, संविधान के स्रोत से क्वेश्चन होंगे। ये 4 टॉपिक संविधान के स्रोत, अनुसूची, भाग और विशेषताएं, इतना पढ़ के रेडी रखिएगा। इस लेसन से टेस्ट होगा और तब उसके बाद संविधान के प्रस्तावना और उससे आगे का क्लास पर चलेंगे। आज का